नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आरएएस टैंक प्रोडक्शन में आज हम लोग स्टॉकिंग के बारे में देखेंगे। इन मछलियों को देखिए, इस तरह के हेल्दी फिंगरलिंग्स आपके पास होने चाहिए जिन्हें आपको आरएएस में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। इवन साइज़ के हों, टेस्टिंग वगैरह हो चुकी हो, प्रॉपर खाना खिलाया जाए, आपके पास टेस्टिंग लैब एक छोटी सी होनी चाहिए। अनइवन साइज़ के बच्चे नहीं चलेंगे और किसी सर्टिफाइड लैब में भेजकर टेस्टिंग करानी चाहिए, उसके बाद स्टॉकिंग करिए। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। शुरुआत करते हैं। मछलियों को रीसर्कुलेटिंग सिस्टम में पेश करने से पहले ही मछली का प्रबंधन शुरू हो जाता है। फिंगरलिंग्स को एक भरोसेमंद और बहुत ही प्रतिष्ठित निर्माता से खरीदा जाना चाहिए जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले ब्रूड स्टॉक को साल भर बना के रखे, उन्हें अच्छा प्रोटीन का भोजन दे, आनुवांशिक चयन का अभ्यास करना जानता हो, मछली को सावधानी से संभालना और उसे ट्रांसपोर्ट करना जानता हो और उसकी हैचरी में रोग संबंधित समस्याओं का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए। खराब गुणवत्ता वाले या रोगग्रस्त अगर आपने कभी फिंगरलिंग्स ले लिए और उससे कल्चर शुरू की तो एक बात का ध्यान रहे कि आपकी विफलता निश्चित है। इस तरह के फिंगरलिंग अगर आप लेंगे तो आपको कम पैसे में ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन इसमें मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होगी। याद रहे, रीसर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम में जब तक अधिक घनत्व पर आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में कल्चर नहीं करते हैं तब तक ये प्रॉफिटेबल नहीं होता है। इस तरह से मछलियाँ मरने लगती हैं और ये नियम है, किताबों में लिखा है कि फिंगरलिंग्स की 40% के आसपास मॉर्टेलिटी हो ही जाती है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो आप इसे संभाल ले जाएंगे, लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। सिस्टम में डालने से पहले मछलियों का टेस्ट हो जाना चाहिए कि कोई उसमें परजीवी तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है। और नई मछली को सिस्टम में डालने के पहले मौजूद मछलियों से अलग रखने की आवश्यकता हो सकती है ताकि बीमारी का फैलाव न हो। इस तरह के बच्चे देखिए आपको चाहिए जो शुरू से ही रोबस्ट हों, अच्छे हों, रोगग्रस्त ना हों और खूब एक्टिव हों। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि छोटे बड़े बच्चे हैं, उनकी आपको ग्रेडिंग करनी पड़ेगी और जो सबसे अच्छे बच्चे होंगे उन्हें लेकर के आपको कल्चर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक कोई प्रमाणित लैब हो, NABL सर्टिफाइड लैब हो तो बहुत अच्छा, जैसे राजीव गांधी सेंटर ऑफ एक्वाकल्चर है, वहाँ पर कुछ मछलियाँ भेज करके आप जांच करा सकते हैं। हम यहाँ पर गए हुए हैं, हमने ट्रेनिंग भी ली है। ये उनकी हिस्टोपैथोलॉजी की लैब है और ये लैब सेंट्रल एक्वाकल्चर पैथोलॉजी लैब है, RGCA के हेडक्वार्टर्स शिरकाली में। ये नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज यानी कि NABL द्वारा सर्टिफाइड है। इनके मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि RGC के खुद के प्रोजेक्ट या हैचरी या एक्वाकल्चर फार्मर्स, एंटरप्रेनर्स, इन सब लोगों के लिए काम करते हैं। इनके यहाँ मॉलिकुलर पैथोलॉजी, PCR एनालिसिस और हिस्टोपैथोलॉजी की सुविधा है। कोविड के बाद आप लोगों को PCR के बारे में पता लग गया होगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको बोलते हैं। वाटर क्वालिटी एनालिसिस भी ये लोग करते हैं। इनका उद्देश्य बहुत अच्छा है और यहाँ पर बहुत ही सर्टिफाइड लोग हैं और बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह से टेस्टिंग करके देते हैं। एक बार रीसर्कुलेटिंग सिस्टम में रोगों की अगर शुरुआत हो गई तो उसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रोगों के उपचार के लिए जो दवाएं और केमिकल्स लगते हैं वो बायोफिल्टर को ख़राब कर देता है। ये एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमारे यहाँ एक छोटी सी लैब है जिसमें कुछ छोटी मोटी सुविधाएँ हैं। इसमें हम लोग सैंपल कलेक्शन करके टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। एशियन सी बैस के कुछ सैम्पलिंग हम लोग कर रहे थे जिसको हमने PCR और हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भेजा। वहाँ से पूरी रिपोर्ट आई है हमारे पास। ये हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट है और ये PCR की रिपोर्ट है। इससे साफ पता लग जाता है कि कौन सी बीमारी है और उसका क्या इलाज करना है। तभी आप RAS का सफलतापूर्वक कल्चर कर सकते हैं। बहुत सारी अनावश्यक नर्सरी समस्याओं से बचने के लिए, फीड लागत खर्च कम करने के लिए, मृत्यु दर और बीमारी का सामना करने से बचने के लिए, समय की हानि और उत्पादन चक्र को लंबा करने से बचने के लिए अगर अच्छे आकार के फिंगरलिंग आपको मिल जाएं
तो आप डायरेक्ट उनको ले लीजिए, भले ही वो थोड़े महंगे मिले लेकिन आप सुखी रहेंगे। और जब आप नर्सरी प्रैक्टिस से अच्छी तरह निपुण हो जाएं और आरएएस के लिए नए ना हो तो फिर आप ये सब चीज़ें आगे कर सकते हैं। हमने एक्वाकल्चर पैथोलॉजी में राजीव गांधी सेंटर से 5 दिन की पूरी ट्रेनिंग ली है। इससे हमें आगे अपना कल्चर करने में बहुत अच्छी मदद मिल रही है। कल्चर के पानी की तुलना में मछली को जब दूर से लाते हैं तो उन्हें अपेक्षाकृत ठंडे पानी में सफ़र करने के लिए भेजा जाता है ताकि मछली को स्ट्रेस कम हो। मछली आमतौर पर बिना किसी समस्या के 2 से 3 डिग्री का परिवर्तन बड़े आराम से संभाल लेती है, लेकिन 3 डिग्री से अगर अधिक तापमान का परिवर्तन को एडजस्ट करना हो तो प्रत्येक डिग्री के लिए कम से कम 20 से 30 मिनट ज़रूर दिया जाना चाहिए, नहीं तो मछलियों को तकलीफ़ हो सकती है। इस तरह से मछलियाँ पैक होकर के आती हैं। ये थोड़े बड़े फिंगरलिंग्स हैं, हम लोगों ने मंगाए थे। ट्रांसपोर्टेशन में जो मछलियों को स्ट्रेस होता है उसको कम किया जा सकता है अगर हम सिस्टम के पानी का तापमान पहले से ही कम करके रखें और वहाँ तक ठंडा किए रहें जिसमें मछली लाई जा रही है। अब फिर धीरे धीरे कुछ घंटों में या कुछ दिनों में कल्चर के तापमान तक उसे बढ़ाया जा सकता है। लागत प्रभावी होने के लिए रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम को अपने सबसे उच्चतम उत्पादन स्तर पर चलना चाहिए। हालांकि यहाँ पे खतरा और जोखिम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसको तो हाई डेंसिटी पर चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर लो डेंसिटी पर आप चलाएंगे तो फिर आपका जो भी आप पंप और एरेशन इक्विपमेंट वगैरह चला रहे हैं उन सब का खर्चा ही नहीं निकलेगा। तो लोअर डेंसिटी पर आप सिस्टम को नहीं चला सकते, आपको हमेशा हायर डेंसिटी पर ही चलाना पड़ेगा। मछलियों के जो बच्चे आते हैं उनमें साइज़ में डिफरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो लगभग एक साइज़ के हों तो बहुत अच्छा। इस तरह का अगर कोई सप्लाई आपको करता है तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इस तरह की मछलियाँ आपको चाहिए। ये एशियन सी बैस है, बारामुंडी बोलते हैं इसको। ये कैनिबलिस्टिक मछली है और इसमें अगर साइज़ में वेरिएशन हो गया तो जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाएगी। इसमें हमने ग्रेडेशन में मछली लगाई है, सबसे छोटी वाली नीचे, फिर उस सबसे बड़ी वाली ऊपर। इसमें जो मछली ऊपर है वो अपने नीचे वाली को बड़े आराम से खा सकती है और बड़ी वाली तो सबको खा जाएगी, तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। आपने कल्चर में अगर 1000 मछली डाली है तो आपको बाद में हो सकता है 20 मछलियाँ मिलें। तो इस बात से एशियन सी बास का अगर आप कल्चर कर रहे हैं तो बहुत सावधान रहें। फिंगरलिंग को बहुत हाई स्टॉक करना चाहिए, लगभग 1000 मछली प्रति क्यूबिक मीटर, तभी आपको लाभ होगा। और तेज़ी से विकास प्राप्त करने के लिए फीडिंग रेट को हमेशा उच्चतम फीडिंग दर के आसपास रखना चाहिए जो ऑप्टिमम हो, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें पानी की जो गुणवत्ता है वो ख़राब ना हो। पानी की गुणवत्ता जितना आपको सपोर्ट करे उतना ही आप खाना खिलाएं, लेकिन सिस्टम आपका अच्छा चलना चाहिए। ये एक प्रस्तावित खाद देने की दर है तिलापिया की, जो हमारे यहाँ है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस तरह से 15% और 10% का खाना एवरेज बॉडी वेट के हिसाब से हम लोग खिलाते हैं। 40 और 6 का इसमें प्रोटीन और वसा का रेशियो है। साइज़ भी इसका आप देख लीजिए 0.6 और 0.8 है। दिन में 4 बार दिया जाता है। इनकी विकास अवधि प्रत्येक खाने की 30-30 दिन की है। जैसे ही फिश बढ़ती जाती हैं और अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, फिर मछली के स्टॉक को नए टैंकों में आप विभाजित कर सकते हैं। ये धीरे धीरे उत्पादन चक्र पर स्टॉकिंग दर को कम ही करेगा और यही हमको चाहिए। तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि एक प्रतिष्ठित हैचरी से ही आपको बीज लेना है। बीज बिल्कुल रोग मुक्त हो और रोग की जांच आप ज़रूर करा लीजिए एक सर्टिफाइड प्रयोगशाला में भेजकर। और जब सीड्स आएँ तो उनका एक्लिमेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। यहीं से सारा खेल शुरू होता है। हाई प्रोटीन डाइट आप दीजिए। ये वीडियो देखिए, इसमें हम लोग ने हाई प्रोटीन डाइट हम लोग अपने फिंगरलिंग्स को दे रहे हैं। ये रूपचंदा के फिंगरलिंग्स हैं और इनको हम लोग ग्रोवेल कंपनी का न्यूट्रिला रेंज का खाना खिला रहे हैं, जो 52 प्रोटीन है और 12 फैट है। अच्छे साइज़ का फिंगरलिंग डालिए। ये रोहू है और अच्छे साइज़ की है, काफ़ी एक्टिव है, आप देख सकते हैं, साइज़ भी अच्छी है। ऐसे ही सीड्स की ज़रूरत पड़ती है, तब आप अच्छे से अपना कोई भी कल्चर हो, चाहे बायोफ्लॉक हो, चाहे आरएएस है, चाहे पॉन्ड कल्चर है, ऐसी ही सीड्स हम लोगों को चाहिए। जाते जाते एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने घटिया सीड्स लिए और सीड्स में पैसा बचाने की कोशिश की
तो आपका जो फेलियर है वो निश्चित है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। या तो ये मेरा कहना मान के आप सीख लेंगे, नहीं तो आप अपने एक्सपीरियंस से सीख लेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो हमने बताई आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के आधार पर। मैनेजमेंट ऑफ टैंक प्रोडक्शन सिस्टम अभी जारी है, फीडिंग कैसे करना है इसके बारे में अगला वीडियो लेकर के हम लोग आ रहे हैं। अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, सीखा है, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।